किस्से कहानियाँ। अंकित की एक अच्छी सी चाय की दुकान थी। उसकी चाय अच्छी होने की वजह से आसपास के ज्यादातर लोग उसी के पास चाय पीने आया करते थे। तुम्हारी दुकान की चाय पीकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। अरे मुझे तो जब भी चाय पीनी होती है इसी के हाथ की चाय पीता हूँ। बनाता ही इतनी अच्छी है। बताओ क्या नहीं होता इसकी चाय में। एक कड़क ताजा और सुस्ती उतार देने वाली चाय बनाता है ये। अंकित की दुकान बड़ी ही अच्छी चल रही होती। इस वजह से उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही होती। अंकित के साथ सिर्फ उसकी पत्नी रहती। सुनिए जी, हमें 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी में जाना है। कम से कम भी नहीं तो हमें 1 महीने के लिए जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत ही क्या है। कमाई बहुत अच्छी हो रही है। इतना तो मैंने बचा लिया है कि 1 महीने के लिए हम आराम से बाहर जा सके। ठीक है, अब आप बाद में मना ना कीजिएगा। और हमें साथ ही चलना है। मेरी बहन की शादी की सारी तैयारियां जाकर हम ही लोग करेंगे। ठीक है, 2 महीने और अच्छी कमाई हो तो शादी में कुछ हम भी अच्छे से खर्च करेंगे। हाँ, दोनों पति पत्नी आपस में बड़ी खुशी से खुशहाल जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन अंकित अपनी दुकान में चाय बना रहा होता है। तभी सुरेश नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। दोस्त, मैं पास के ही गांव से यहाँ कुछ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास कोई काम बता सकते हो? नहीं दोस्त, मुझे तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आसपास किसी को जरूरत है भी या नहीं मैं नहीं जानता। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है दोस्त, मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम मुझे 1 कप चाय पिला सकते हो? अंकित बड़ा ही अच्छे किस्म का इंसान होता है। उसे लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। अंकित उसे चाय देता है और चाय के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी। सुरेश चाय बिस्किट लेकर मस्ती से खाने लगता है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहो दोस्त, मेरी परेशानी समझो। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। इसलिए मैं अपने परिवार से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वो छूट चुका है, तो अब जो भी मुझे मिलेगा मैं वो काम कर लूंगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। मेरी तो बस ये छोटी सी चाय की दुकान है। इसमें अगर मैं तुम्हें भी रख लूंगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी मत देना। तुम जब चाहो तब मुझे रुपए देना। बस मुझे दुकान में सोने की जगह और एक टाइम पर खाना दे देना। बाकी मैं अपना देख लूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं वो कर दिया करूंगा। अंकित थोड़ी देर सोचता है। वैसे तो मुझे दुकान में किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं इसे काम दे दूं तो क्या बुराई है। 1 वक्त का खाना और सोना ही तो मांग रहा है, और अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ ये ठीक ही रहेगा। अंकित उसकी बात मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। घर पहुंचकर ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है। आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है। आज से वो हमारी दुकान देख लिया करेगा। अरे लेकिन फिर उसको भी तो रुपए देने पड़ेंगे। इतना थोड़ी ना कमाते हैं हम। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने के लिए जगह और 1 वक्त का खाना चाहिए होगा। अब से तुम दोपहर में मुझे खाना दे दिया करना। वो वही खाना खा लिया करेगा और रात में दुकान में सो जाया करेगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन के यहाँ जब 1 महीने के लिए हम जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी। उस वक्त दुकान की कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में अगर सुरेश होगा तो दुकान वो देख लिया करेगा, और इसी तरह हमारी दुकान की कुछ ना कुछ कमाई हो जाया करेगी। हाँ फिर ठीक है, लेकिन भरोसे का तो इंसान है ना। किसी अनजान को तो नहीं रख लिए आप। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो, मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। कहाँ से आया है, क्या करता था, उसका घर कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं बताया है। मैं उससे कल ही ये सब पूछ लूंगा। हाँ, इंसान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अगले दिन अंकित सुरेश से पूछता है। सुरेश, तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं अपने बारे में। तुम कहाँ से हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे, और तुम्हारे घर में कौन कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कम से कम मुझे कुछ तो बताओ अपने बारे में। दोस्त, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ पड़ोस के गांव से ही आया हूँ
और अपने लिए एक नई जगह पर काम ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं अभी चला जाता हूँ। अंकित को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सुरेश को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम कहाँ से आए हो। सुरेश अंकित की दुकान पर काम करने लगता है और अंकित भी धीरे धीरे सुरेश को काम सिखाने लगता है। देखो सुरेश, दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाना, लोगों को अच्छे और ज्यादा दूध की चाय पिलाना और पत्ती अच्छे से डालना, चाय को ज्यादा मीठा भी नहीं करना, ठीक है? सुरेश भी चाय बनाने लगता है और अंकित धीरे धीरे दुकान का थोड़ा बहुत काम सुरेश को सौंपने लगता है। सुरेश, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, तब तक तुम दुकान को देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। अंकित घर पर खाना लेने चला जाता है। सुरेश की दुकान पर ग्राहक आता है। एक बढ़िया सी चाय देना मेरे लिए। सुरेश चाय देता है और ग्राहक चाय पीकर बड़ा खुश होता है। वाह, तुम तो बिल्कुल अंकित जैसी चाय बनाते हो। ग्राहक भी सुरेश से बड़े खुश होते हैं। अब अंकित का दुकान पर जाने का सिलसिला बदल जाता है। वो सुबह की जगह दोपहर में दुकान जाता था। सुबह से दोपहर तक सुरेश ही दुकान देखता था। दोपहर को अंकित सुरेश के लिए खाना ले जाता और शाम में जल्दी घर आ जाता। रात में सुरेश वही खाना खाकर दुकान में सो जाया करता था। बड़ा आराम हो गया है जब से सुरेश आया है। पहले मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ती थी, सब कुछ खुद ही देखना पड़ता था। अब आधे से ज्यादा काम तो सुरेश ही देख लेता है और मांगता भी कुछ नहीं है। कितना अच्छा इंसान है। हाँ, अब हम सुरेश की वजह से शादी में ज्यादा दिन रुक सकेंगे। पहले हम 1 महीना ही रुकने वाले थे, अब हम 2 महीने आराम से रुक कर जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, सुरेश सब देख लेगा। अंकित शादी में जाने से पहले सुरेश को बताता है, सुरेश, मैं 2 महीने के लिए अपनी ससुराल जा रहा हूँ। मेरी साली की शादी है और उसकी शादी का सारा इंतजाम मुझे ही देखना है। इसलिए 2 महीने के लिए दुकान तुम चलाओगे। सभी ग्राहकों से अच्छे से पेश आना और चाय हमेशा अच्छी बनाना और किसी को भी उधार में कुछ मत देना। अंकित, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम आराम से शादी करा के आओ, बस आते समय मेरे लिए मिठाई जरूर ले आना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, जरूर लाऊंगा। अंकित पत्नी को लेकर गांव जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, आपको क्या लग रहा है, हम सही तो कर रहे हैं ना दुकान सुरेश पर छोड़कर? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि दुकान में कितना माल है और वो कितने का बिक सकता है। मैं लौट कर देखूंगा और जितना सामान बिका होगा सुरेश से उतने रुपए लूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अंकित अपनी पत्नी संग गांव चला जाता है और उसके जाते ही सुरेश को दुकान पर अधिकार मिल जाता है। बस इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था मैं। अब 2 महीने तक ये दुकान मेरी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। सुरेश तुरंत ही चाय के दाम बढ़ा देता है। जो चाय पहले 10 रुपए में देता था, अब उसके दाम बढ़ाकर 15 रुपया कर देता है। ग्राहक उसकी दुकान पर आकर चौंक जाते हैं। अरे सुरेश, ये पैसे एकदम 10 से 15 कैसे कर दिए तुमने? कल तक तो 10 रुपए थे। इतने सालों में अंकित ने तो कभी रुपए नहीं बढ़ाए। भैया, मेरी दुकान होती तो मैं आपको फ्री में दे देता, लेकिन दुकान तो अंकित की है ना, मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ। अरे लेकिन हम तो रोज ही पीने वाले हैं, हमें तो कुछ कम करके दो सुरेश। अब मैं क्या करूँ भैया, अंकित जी की समस्या ही कुछ ऐसी है। कैसी समस्या? आपको पता नहीं, अंकित जी की माँ की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो गाँव गए हुए हैं। लेकिन इस वजह से दाम इतना क्यों बढ़ा दिया है? अरे आप ही सोचिए, अंकित भैया एक साधारण सी चाय की दुकान चलाते हैं और आप सभी के लिए अंकित भैया कितना कुछ किए हैं। वो कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ ये तो है, अंकित बहुत ही अच्छा इंसान है। जब भी किसी को मदद चाहिए हो तो वो जरूर ही मदद करता है। तो अब तो हम लोगों की बारी है, अब हमें अंकित भैया की मदद करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा रुपए देकर कुछ दिन चाय पी लें तो अंकित भैया की मदद हो जाएगी। फिर मैं वो रुपए खुद अंकित भैया को दे आऊंगा और 2 महीने बाद चाय के दाम वापस से 10 रुपए हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बस 2 महीने की ही बात है। अरे ये बात, फिर तो तुम मुझसे 15 क्या, तो 20 रुपए ले मुझसे। हाँ, और मुझे 30 रुपए। अंकित के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी कितनी बार मदद कर चुका है। ग्राहक उसकी दुकान पर चाय पीना जारी रखते हैं। अब सब इसी तरह चलता। सुरेश 10 की जगह 15 की चाय बेचने लगा था और उसकी चाय भी उतनी अच्छी नहीं रही। चाय में वो बात नहीं रही सुरेश,
मजा नहीं आता है। बस कुछ दिन देख लीजिए, उसके बाद तो आपको अंकित अपने हाथ की चाय पिलाया करेंगे। आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर करूंगा। आपके लिए पूरे दूध की चाय बनाया करूंगा आपसे। खैर, अभी आप ये नमकीन और ये बिस्किट खाइए। वो सभी को नमकीन और बिस्किट आधे दामों पर देने लगता है। चलो, कम से कम नाश्ता तो अच्छा हो जाया करेगा। जल्दी ही अंकित की दुकान खाली होने लगती है। अब लोग चाय के साथ साथ बिस्किट और नमकीन भी लेते थे, जिससे सुरेश की बहुत अच्छी कमाई हो रही है। और इन 2 महीनों में सुरेश ने काफी रुपए इकट्ठे कर लिए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ग्राहक दुकान से खुश हैं कि नहीं। उसके मन में तो कुछ और ही था। अब 2-3 दिन में अंकित अपनी पत्नी के साथ आने वाला होगा। अब मैं चला जाता हूँ। वो आकर दुकान देखेगा तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। अंकित के आने से पहले ही सुरेश वो दुकान बंद करके चला जाता है। अब लोग उसकी दुकान पर आते हैं और दुकान बंद देखकर लौट जाते हैं। कुछ दिनों में ही अंकित भी लौट कर आता है और देखता है कि उसकी दुकान पर तो ताला लगा हुआ था। वो चौंक जाता है। सुरेश तो कभी भी दुकान में ताला नहीं लगाता था। वो दुकान के अंदर ही सोता था, तो ताला लगाने की क्या बात? क्या पता वो कहीं बाहर गया हो। अंकित आसपास पता करता है तो उसे पता चलता है सुरेश 2 दिन पहले ही दुकान बंद करके कहीं चला गया है। लेकिन वो बिना बताए कहाँ चला गया? अब ये तो वो बताकर नहीं गया। तुम बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मेरी माँ की तबीयत? हाँ, सुरेश ने बताया था तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए तुम गांव गए हो। लेकिन मैं तो अपनी ससुराल गया था। क्या? लेकिन सुरेश ने तो हमें ये नहीं बताया। और उसने तो चाय का दाम भी बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया था कि तुम्हें रुपए की जरूरत है। लेकिन उसने आप सबसे झूठ क्यों बोला? वो छोड़ो, पहले अपनी दुकान पर जाकर तो देखो। अंकित तुरंत ही अपनी दुकान खुलवाता है। दुकान खुलने पर वो देखता है कि दुकान तो खाली पड़ी है। अरे, मेरी दुकान खाली कैसे है? इसमें इतना सारा सामान था। अब ना बिस्किट नजर आ रहे हैं, ना नमकीन नजर आ रही है। पूरी दुकान खाली कैसे है? अरे भाई अंकित, सुरेश रोज ही नमकीन और बिस्किट आधे दामों पर देता था। रोज लोग खूब सामान ले जाते थे और उसने चाय का भी दाम 15 रुपए कर दिया था। लोग भी बिस्किट नमकीन आधे दामों पर मिलने से बड़े खुश थे। सब बहुत सारा सामान लेकर जाते थे और रोज चाय पीते थे। भले ही चाय वो जरूर खराब बनाता था, पर 2 महीने की बात थी तो हमने वो चाय झेल ली और ये सोचा कि हमारे ज्यादा रुपए देने से तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाएगी। कि सब समझ जाता है और तुरंत ही गल्ला खोल कर देखता है। उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। सुरेश ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। जैसे ही कुछ दिन के लिए उसे दुकान मिली, वो सारा सामान बेचकर और चाय से कमाए रुपए लेकर भाग गया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतना मुनाफा तो मैं 6 महीने में कमा पाता था, जितना उसने 2 महीने में मुझे लुटा दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? देखा भाई, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और खास तौर पर अपने यहाँ काम करने वाले लोग तो अपने भरोसे के ही होने चाहिए। किसी भी अनजान इंसान पर अपना काम ऐसे सौंप कर नहीं जाना चाहिए। पत्नी अंकित को सांत्वना देते हुए समझाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस तरह किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। वो हमारी अच्छाई का फायदा उठा गया है। खैर, अब परेशान ना हो। आपने इस दुकान को तब बनाया था जब आपके पास कुछ नहीं था। अब तो आपके पास घर और भी बहुत कुछ है। इस दुकान को वापस खड़ा करेंगे। मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। सुबह सुबह ललिता आंगन में चूल्हा लीप रही होती है, तभी अमीर पड़ोसन कथा मिठाई लेके आती है। ये लो ललिता, लड्डू खाओ, देसी घी के बने हुए हैं। मगर कथा बहन, ये लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? मेरे घर में 4 बर्नर वाला मॉडर्न गैस चूल्हा आया है, तो बस सोचा पड़ोसियों से खुशी बांट लूं। मगर अभी हाल फिलहाल में लगभग 6 महीने पहले तो आपने गैस चूल्हा खरीदा है। हाँ, मगर वो 2 बर्नर वाला चूल्हा था और मैं उस पर खाना बनाकर बोर भी हो गई थी। अब नए मॉडल का चूल्हा निकलेगा तो हम अमीर लोग ही खरीदेंगे ना। अच्छा, अब आई हैं तो चाय पी कर जाइएगा। इस पर कथा रघुवंशी नाक से कोड़कर बोलती है, नहीं रहने दो ललिता, वैसे भी तुम्हारा ये मिट्टी का चूल्हा, तुम मिट्टी तेल और गोबर के उपले से जलाती हो, मुझे स्मेल आती है। तुम भी छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद लो, फिर चाय पीने आऊंगी। अच्छा चलती हूँ, बाकी लोगों को लड्डू बांटने हैं। ललिता बहू, 2 घूंट चाय तो पिला दे। आज तो बड़ी देर लगा दी तूने। जी बाबूजी,
बस चढ़ा रही हूँ चाय अभी। दुखी मन से ललिता चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है। एक तो खुला आंगन, ऐसे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना कठिनाई और चुनौती भरा मंजर होता है। ललिता का ससुराल बहुत गरीब तबके का था। जब से वह शादी होकर आई थी, मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाती थी, चाहे फिर धूप छाए, बारिश आए या धुआं हो। रोजाना की तरह बेचारी धुएं और तपिश में रोटी बना रही होती है। तभी राकेश उखड़े मिजाज में बोलता है, ललिता, अभी तक तुमने डिब्बे में रोटी भी नहीं डाली। आज तो आधा दिन लगा दिया तुमने। हद है यार, रहने दो, आज रोटी लेके नहीं जाऊंगा। अरे राकेश, क्यों बहू पर ऐसे पिनक रहा है? कोई गैस चूल्हा थोड़ी है जो फट से जल जाएगा। मिट्टी का चूल्हा है, आंच जलने में हो जाती है देरी कभी कभी। अब बहू ने रोटी बना दी तो ले जा। ललिता डबडबाई आंखों से रोटी का डिब्बा दे देती है, पर इसमें पूरा दोष राकेश का भी नहीं था। घनघोर गरीबी में उसकी हर दिन की एक ही चिंता रहती, मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए। इसी तरह सिलसिला जारी था। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को एक और रोटी दो। अरे नहीं बहू, रहने दे, मेरा तो 2 रोटी में ही पेट भर गया है। माँ जी, आपकी थाली में एक रोटी डालूं? नहीं बहू, मैं तो ये रोटी बड़ी मुश्किल से सधा रही हूँ। ले इसी थाली में खा ले तू भी, दोपहरी हो गई है। माँ जी, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, उन दोनों को खाना परोस कर फिर मैं खा लूंगी। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। पहले बताओ खाने में क्या बनाया है? रोटी और आलू की भुजिया बनाई है बच्चों। रोटी भुजिया सुनते ही सोनू मुंह फुलाकर खाने से मना कर देता है। मुझको नहीं खाना आपकी सड़ी हुई रोटी भुजिया, आप ही खा लेना। मुझको भी आलू की भुजिया रोटी नहीं खानी है। मगर बच्चों, तुम दोनों को तो आलू की भुजिया रोटी पसंद है। पसंद है, लेकिन माँ तुम डेली आलू की भुजिया और सूखी रोटी और सादे दाल चावल के सिवा कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं खाती हो? अरे पूजा, तो मेरी प्यारी समझदार पोती है ना, ऐसे खाने से नाराज नहीं होते हैं। क्या खाना है मेरी पोती को? दादी, मुझको मटर पुलाव, शाही पनीर, दाल मखनी खाने का दिल करता है, मगर माँ हमारे लिए कभी नहीं बनाती है। बच्चों, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी बड़ी मुश्किल से हमारा पेट भरवाते हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं जो मटर पनीर जैसी महंगी सब्जी हमारे घर में बने। तो फिर हमारे लिए हलवा पूरी बनवा दो ना दादी। सोनू जैसे ही दबदबाई आंखों से हलवा पूरी खाने की इच्छा जताता है, गरीब रेवती, हरि प्रसाद और ललिता का दिल पिघल जाता है। बहू जा, थोड़ा 2-4 कचौड़ी और हलवा बनाकर दे दे, दोनों बच्चों का दिल रह जाएगा। जी माँ जी। ललिता कड़ी धूप में आंगन में आकर हलवा पूरी बनाने में जुट जाती है। हे भगवान, इस मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बनाना राई के पहाड़ बनाने जितना कठिन है। शुक्र है भगवान का हलवा तो तैयार हो गया, जल्दी से पूरी छान लेती हूँ। ललिता पूरी तलने लगती, तभी एकदम से मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। तेल से भरी कढ़ाई पलट जाती है। तभी सास रेवती दौड़ कर आती है। अरे बहू, तू ठीक तो है? तेल का छींटा तो नहीं पड़ा? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर चूल्हा टूट गया। अब खाना किस पर बनेगा? कोई बात नहीं बहू, नया चूल्हा बना लेंगे। बड़ी अनहोनी होने से टल गई, केवल चूल्हा टूटा है। माँ जी, दोनों बच्चों के खाने लायक हलवा पूरी बन गई है, मैं परोस देती हूँ, फिर जंगल चली जाऊंगी। मिट्टी भी लेकर आना और ईंधन के लिए लकड़ियां भी। ललिता हलवा पूरी की थाली सजाकर जैसे ही जाने लगती है, उसकी नजर पड़ोसन के दरवाजे पर जाती है, जहाँ एक बड़ी गरीब कुबड़ी कोढ़ी बुढ़िया खाना मांग रही थी। बेटिया, भगवान के लिए 2 रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ, भगवान तुमको बरकत दे। हे भगवान, ये बुढ़िया कितनी ढीठ है, मेरे घर में तुझको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, चल भाग भाग यहाँ से। कथा उस बुढ़िया को दुत्कारते हुए धक्का मार देती है। तभी ललिता आकर उठाती है। अम्मा, आप ठीक तो है ना? आपके घाव से तो खून बह रहा है, आप मेरे घर चलिए। अरे ओ ललिता, इस बुढ़िया के शरीर पर कोई आम घाव नहीं है, बल्कि कोढ़ है। ये बीमारी फैलती है। अरे मत छू इसे, वरना तू भी ग्रस्त हो जाएगी। ललिता कथा की एक बात नहीं सुनती और तरस खाकर उस बुढ़िया को अपने घर लाती है। वहीं दोनों बच्चे अपना खाना उसे परोस देते हैं। ये लो दादी अम्मा, आप ये हलवा पूरी खा लो। भूख से बेहाल बुढ़िया झट से पूरी हलवा खा लेते और दोनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे। ललिता ने रोते हुए कहा, बच्चों, अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं और चूल्हा भी टूट गया, आज खाना नहीं बन पाएगा। कोई नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। उनकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपनी पोटली में से मिट्टी निकाल कर देती है। सुनो बेटी, मेरे पास इस खाने का मोल चुकाने के लिए और कुछ नहीं, केवल ये मिट्टी है। तुम इससे चूल्हा बना लेना, ये चूल्हा फिर कभी नहीं टूटेगा। मैं चलती हूँ।
बुढ़िया ललिता को मिट्टी देकर चली जाती है। ललिता उस मिट्टी से चूल्हा तैयार करती है। जैसे जैसे मिट्टी सूखती है चूल्हा खरे सोने की तरह चमचमाने लगता है। तभी रेवती टोकती है, ललिता बहू, ये चूल्हा कौन सी अनोखी मिट्टी से बनाया है? देख, कुंदन की तरह चमक रहा है। खैर, अब खाना चढ़ा दे, राकेश भी लौटने वाला होगा। जी माँ जी। जैसे ही ललिता चूल्हे पर भगोना चढ़ाती है बर्तन लबालब लजीज शाही पनीर से भर जाता है, जिससे पूरा का पूरा गरीब परिवार अचंभा करने लगता है। हैला माँ, ये चूल्हा तो दिन के चिराग की तरह जादू करता है। बहू, ये कैसा चमत्कार था? मैं भी उलझन में हूँ माँ जी। मैंने तो पतीले में कुछ पकाया भी नहीं, फिर पनीर की सब्जी से कैसे भर गया? ललिता चूल्हे की माया को थाने के लिए फिर से एक खाली बर्तन चूल्हे पर रखकर इच्छा मांगती है। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी इस बर्तन में शाही टुकड़ा मिठाई आ जाए। जादुई चूल्हा अपना चमत्कार दिखाता है और देखते ही देखते बर्तन स्वादिष्ट शाही टुकड़े से भर जाता है। सबकी आंखों में खुशियों की चमक छाई थी। इसका मतलब माँ जी, वो अम्मा भगवान का भेजा हुआ दूत थी जो हमारी परीक्षाएं लेने आई थी। देर ही सही बहू, ऊपर वाले की बरकत हमारे परिवार पर हुई है, तभी तो इस जादुई चूल्हे से हमें नवाजा है। बारी बारी से पूरा गरीब परिवार अपनी पसंद का खाना मांगता है। ए जादुई चूल्हे, मुझको मालपुआ और राज कचौड़ी खाना है। ससुर तरसते हुए जैसे ख्वाहिश जाहिर करता है। पूरा घर जादुई चूल्हे की सुनहरी रोशनी से प्रकाशमान होता और ढेर सारे मालपुए पकवान आ जाते हैं। कुछ देर बाद राकेश जब घर लौटता है तो उसे इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी से फूला नहीं समाता है। ऐ मेरे जादुई चूल्हे, मुझ गरीब गृहिणी की सूनी रसोई को अनाज के भंडार से भर दो, ताकि आज के बाद मेरी रसोई में कोई कमी घटी ना रहे। तभी चूल्हे में से एक आनंद भरी आवाज आती है, जो हुक्म मेरे आका, भर जाए चावल, भर जाए आटा, आ जाए दाल, हो जाओ माला माल। देखते ही देखते ललिता की गरीब टूटी फूटी रसोई का नक्शा बदल जाता है। अनाज, किस्म किस्म की दाल, सब्जी भरपूरी से भर जाती है। ललिता, आज के बाद तुम्हारी रसोई के अन्न के खते सदा भरे होंगे। कोई कभी घटी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। मेरा इस्तेमाल कर और बदल लो अपनी तकदीर। अंत में ललिता सूझबूझ के साथ जादुई चूल्हे का सदुपयोग करती है और होटल खोल लेती है, जहां तरह तरह के खाना और व्यंजन खाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगती है। शहर से अच्छे खासे संपत्ति वाले भी मीलों का सफर तय करके आते। इस तरह ललिता अपने परिवार के गरीबी, दुख, कष्ट को दूर करके एक सफल गृहिणी के तौर पर मिसाल कायम करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।